नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम लोग आसाम हायर सेकेंडरी क्लास 12 के सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। यह क्वेश्चन पेपर 2023 ईयर का है। वे बच्चे जिनकी कंप्यूटर में जरा भी तैयारी नहीं है वे कम से कम 2 से 3 साल के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं तो कम से कम 30 से 40 यानी 30 to 40 मार्क्स ला सकते हैं। बच्चों, आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए इसका सॉल्यूशन बताने में भी टाइम ज्यादा लगेगा और इस कारण वीडियो लंबी होगी। पर मैंने क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के लिए वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में बनाया है। यह सॉल्यूशन का वीडियो पार्ट 1 है और जल्दी जल्दी बाकी के पार्ट भी अपलोड होंगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आने पे इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक दें और कमेंट भी करें कि आप आसाम के किस किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो बच्चों, अब ज्यादा बिना किसी देरी के सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मैंने सॉल्यूशन का अलग से PDF बनाया हुआ है और इसी PDF से मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपका क्वेश्चन पेपर है 2023 का। फुल मार्क्स 70 और पास मार्क्स आपका 21। टाइम है आपका 3 आवर्स। बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हैं लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। दरअसल ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 नहीं है, बल्कि ये सेक्शन नंबर 1 2 3 4 है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में जो आपका सेक्शन नंबर 1 है उसमें आपको केवल 8 क्वेश्चन का आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो 8 क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 8 मार्क्स मिलेंगे। आपका जो सेक्शन 2 है ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और इसमें आपको 10 क्वेश्चन का ही केवल आंसर देना है और इस प्रकार से आपको 20 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 या सेक्शन नंबर 3 ये जो है 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और आपको 9 क्वेश्चन का केवल आंसर देना है। तो टोटल मार्क्स हो जाएगा 27। सेक्शन 4 ये जो है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको केवल 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है और इस प्रकार से आपको टोटल मार्क्स मिलेगा 15। तो इन सभी को टोटल जब आप कर देते हैं तो आपका हो जाता है यहाँ पर क्या? 70 मार्क्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए का। आंसर ब्रीफली फ्रॉम द फॉलोइंग एनी 8। यहाँ पर कह रहा है कि आपको इसका उत्तर देना है। चूंकि ये 1 मार्क्स के लिए है तो आप जो उत्तर देंगे, आप जो आंसर लिखेंगे वो 1 सेंटेंस यानी एक वाक्य से आप ज्यादा मत लिखना। पहला जो आपका क्वेश्चन है वह है स्टेट 1 फीचर ऑफ C++। C++ का केवल एक फीचर आपको बताना है। यहाँ मैंने आंसर में लिखा है कि C++ इज जनरल पर्पस हाई लेवल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ एक जनरल पर्पस, एक हाई लेवल और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बी नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफिएबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट एक आइडेंटिफिएबल एंटिटी होता है, एक वस्तु होता है, एक चीज होता है जिसका अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और उसका अपना कुछ बिहेवियर होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लास? क्लास क्या है? अ क्लास इन C++ इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट ग्रुप्स डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। C++ में क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो कि डेटा और फंक्शन को आपस में ग्रुप करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी है व्हाट इज कंक्रीट क्लास? कंक्रीट क्लास किसे कहते हैं? अ क्लास दैट हैज कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन all for all of its methods and can therefore be instantiated into object। एक ऐसा क्लास जिसका कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन है ना, मेथड का है ना, क्लास में जो मेथड होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, उसका कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन आपको मिल जाता है जिस क्लास के अंदर, और आप जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इंस्टेंशिएटेड का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट बनाना, है ना। इंस्टेंशिएटेड इनटू ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बनाना। तो जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सको, जिसके मेथड्स जो है उसका कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन आपको मिलता है जिस क्लास के अंदर, उसको हम लोग कंक्रीट क्लास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नीड क्या है, जरूरत क्या है? मैंने 2 पॉइंट में इसका आंसर को बताया है। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम that is designed to help manage and structure large complex software system more efficiently। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किस प्रकार का जो है आपको सुविधा देता है। ये इस तरीके से प्रोग्राम को डिजाइन करता है ताकि हम, है ना, ताकि हम
क्या कर सके, मैनेज कर सके। किसको? बड़ा प्रोग्राम हो, कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रोग्राम हो, कॉम्प्लेक्स टाइप का सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, उसको काफी इफिशिएंटली हम उसको मैनेज कर सके, है ना। तो ये सुविधा आपको जो देता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट पॉइंट है ओओपी। ओओपी लैंग्वेजेस ओवरकम्स द शॉर्टकमिंग ऑफ अर्लियर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मॉडल। पहले जो प्रोग्रामिंग करने का जो तरीका होता था उसे हम लोग कहते थे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो पहले हुआ करता था, उसमें जो भी कमियां थी, जो भी शॉर्ट कमिंग्स थे, ठीक है, उसको दूर किया, ओवरकम किया। कौन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है गिव एग्जांपल ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दीजिए। तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने रियल वर्ल्ड से लिया हुआ है। फ्रॉम रियल वर्ल्ड वी कैन सेट दैट कार इज अ क्लास एंड ऑल्टो, i10, टाटा इंडिका, टाटा नैनो, ETC आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कार। कार को अगर हम लोग क्लास बोले तो यहाँ जो है कुछ कार का नाम दिया हुआ है, ऑल्टो, i10, टाटा इंडिका, टाटा नैनो। तो ये जो कार है जो आप रोड पर चलते हुए देख रहे हैं, है ना, इन इन नामों से, ये जो है कहलाएंगे ऑब्जेक्ट। किसके ऑब्जेक्ट? तो कार क्लास के। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा हेडिंग। डेटा हेडिंग क्या होता है? Data heading in object-oriented programming refers to practice of restricting direct access to an object's internal state and ensuring that this state can only be modified or accessed through well-defined function. Object-oriented programming में डेटा हेडिंग का मतलब ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट के जो इंटरनल स्टेट है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा होता है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा होता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस करने से रोकें। ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा होता है उसको डायरेक्ट एक्सेस करने से रोकना, यही क्या कहलाता है? डेटा हाइडिंग कहलाता है। और ऐसा क्यों करते हैं? क्यों डायरेक्ट एक्सेस करने से रोकते हैं? ताकि इंश्योरिंग दैट दिस स्टेट कैन ओनली बी मॉडिफाइड और एक्सेस थ्रू वेल डिफाइंड फंक्शन। ये इस चीज को इंश्योर करता है कि ऑब्जेक्ट के जो भी डाटा होंगे उस डेटा को कौन मॉडिफाई कर सके या कौन मॉडिफाई कर सकता है? तो कुछ वेल डिफाइंड मेथड्स होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे। तो ये केवल उन्हीं फंक्शन से, ठीक है, ये केवल उन्हीं फंक्शन से एक्सेस हो पाएगा, इसके अलावा कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्ट एक्सेस करने से रोकना ही क्या कहलाता है? डेटा हाइडिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? डिफाइन कीजिए। इनहेरिटेंस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इट अलाउज अ न्यू क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। ये अलाउ करता है कि आप एक नया क्लास जो है बनाओ। कैसे? तो पहले से कोई क्लास एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से कोई क्लास बना हुआ है, उसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके, उसके प्रॉपर्टीज को ले करके जो हम नया क्लास बनाते हैं, ये जो आपका प्रोसेस है ना, ये जो आपका प्रोसेस है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो नया क्लास बनता है उसे हम लोग डेराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास बोलते हैं। और जो एग्जिस्टिंग क्लास है, जो पहले से बना हुआ क्लास है, उसे हम लोग बेस क्लास या पेरेंट क्लास कहते हैं। आप इसको एक डायग्राम से भी दिखा सकते हैं कि मान लीजिए कि ये ए नाम का क्लास है और ये एक बी नाम का क्लास है। ये बी नाम का क्लास ए क्लास के प्रॉपर्टीज को लेकर के बना है। तो ये आपका जो बी है, ये नया क्लास है। इसे हम लोग किस किस नाम से जानेंगे? इसे हम जानेंगे चाइल्ड क्लास, या इसे हम लोग डेराइव्ड क्लास के नाम से भी जानेंगे। और जिस क्लास से फीचर लिया गया है ना, उस एग्जिस्टिंग क्लास को हम लोग कहेंगे या तो बेस क्लास या तो कहेंगे पेरेंट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एक टाइप होता है जिसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वे एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, है ना, एक क्रम में, एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। एंड इच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट। और प्रत्येक एलिमेंट, है ना, इच एलिमेंट, वो कनेक्टेड होता है अपने पीछे वाले एलिमेंट से और अपने आगे वाले एलिमेंट से। एग्जाम्पल के तौर पर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? एरे होगा, लिंक लिस्ट होगा,
स्टैक्स होगा और क्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जे। याद रखिएगा, आपको जो है केवल 8 का ही आंसर देना है, लेकिन आपसे सवाल जो है ज्यादा पूछा जाएगा, लेकिन केवल 8 का ही आपको जो है आंसर देना है, केवल 8 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इज अ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मैनेज एंड मैनिपुलेट रिलेशनल डेटाबेसेस। जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है, उसको मैनेज करने और उसको मैनिपुलेट करने के लिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इसको हम लोग मैनेज करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं? बाय परफॉर्मिंग टास्क सच एज क्वेरिंग, इंसर्टिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग डेटा। हम लोग रिलेशनल डेटाबेस में क्वेरी करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, और इस तरीके से हम उस रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज और मैनिपुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ डेटाबेस? डेटाबेस का रिक्वायरमेंट क्यों है? अ डेटाबेस इज essential फॉर स्टोरिंग, मैनेजिंग एंड रिट्रीविंग स्ट्रक्चर्ड डेटा efficiently। अगर हम काफ़ी इफ़िशिएंट तरीके से डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग को डेटाबेस का रिक्वायरमेंट होता है। ये चूंकि सारा क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए है, इसलिए मैंने इसका आंसर अधिक से अधिक 1 या 2 लाइन में ही लिखा है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? आप सभी जानते हैं, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। दुनिया के, ग्लोबल मतलब दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो जो नेटवर्क बनता है उसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन, इसके चलते कम्युनिकेशन हो पाता है। डेटा शेयरिंग, हम डेटा शेयर कर पाते हैं। एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। अब हमारा है सेक्शन 2। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एनी, है ना, आंसर एनी 10 फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से केवल आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर देना है। और यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तो 10 क्वेश्चन के लिए टोटल मार्क्स होगा आपका 20। क्वेश्चन नंबर ए, डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन करना है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फीचर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउज मेथड और ऑब्जेक्ट्स टू टेक मोर देन वन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर होता है जो हमें अलाउ करता है कि जो भी मेथड्स होते हैं, जो भी फंक्शन होते हैं, या जो भी ऑब्जेक्ट होता है, वो एक से ज्यादा फॉर्म को ले सकता है। ठीक है, यानी एक मेथड का एक से ज्यादा फॉर्म हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट का एक से ज्यादा फॉर्म हो सकता है। हम लोग बात करते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल का। तो अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अ शेप ऑब्जेक्ट। ठीक है, शेप, आकार, है ना, उसे हम लोग अगर एक ऑब्जेक्ट बोले तो देखिए क्या है। सर्कल, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं, शेप कहेंगे। सर्कल भी एक शेप है, रेक्टेंगल भी एक शेप है, और ट्रायंगल भी, ये भी क्या है? ये भी एक शेप है। तो ये सभी क्या है? शेप ऑब्जेक्ट है। लेकिन नाम तो एक ही है, शेप, लेकिन ये है तो अलग अलग तरीके का, यानी अलग अलग रूप में। तो सर्कल एक अलग फॉर्म है शेप का, रेक्टेंगल एक अलग फॉर्म है शेप का, ट्रायंगल एक अलग फॉर्म है शेप का। नेक्स्ट पॉइंट, इच हैज अ मेथड कॉल्ड एरिया। प्रत्येक शेप का एक मेथड होगा एरिया, यानी हम लोग एरिया निकालना चाहेंगे तो हमारे पास एक मेथड है एरिया। बट द वे द एरिया इज कैलकुलेटेड डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक शेप। ठीक है, एरिया नाम का एक मेथड है, लेकिन ये जो एरिया नाम का मेथड है, ये अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करेगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है उस शेप के ऊपर। अगर सर्कल एक शेप है तो उसका एरिया निकालने के लिए तरीका होगा पाई आर स्क्वायर। अगर वो शेप रेक्टेंगल है तो उसका एरिया निकालने के लिए होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर वो शेप मेरा ट्राइंगल है तो उसका एरिया निकालने के लिए होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन नंबर बी, राइट द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और कंक्रीट क्लास में डिफरेंस आपको बताना है। तो डिफरेंसेस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट क्लास आर, सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस कर रहे हैं डेफिनेशन और पर्पस के अनुसार। ठीक है, बाय डेफिनेशन और बाय पर्पस क्या डिफरेंस है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में के बारे में कहा गया है कि सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट एंड कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है ये हमारा क्लास, और इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं, मतलब इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। इट डिफाइंस मेथड्स दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय इट्स सब क्लास। इसके अंदर हम लोग केवल मेथड को डिफाइन करते हैं, ठीक है, और उस मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाता है
सब क्लास के अंदर, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से निकला हुआ जो सब क्लास होता है वहां पर हम लोग उस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में केवल मेथड डिफाइन होता है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट तो सब क्लासेस में जाके करते हैं। बात करते हैं कंक्रीट क्लास का। ये क्या होता है? अ फुल्ली इम्प्लीमेंटेड क्लास, है ना। इसी क्लास के अंदर आपका जो भी मेथड वगैरह होगा सब यही इम्प्लीमेंट किया गया होगा। तो अ फुल्ली इम्प्लीमेंटेड क्लास दैट कैन बी इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली एंड यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ये एक फुल्ली इम्प्लीमेंटेड क्लास होता है जिसको हम डायरेक्टली इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। अब सेकंड, यानी कि डिफरेंस का जो दूसरा तरीका है वो ये है, या दूसरा पैरामीटर कहें वो ये है, मेथड इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपसे कहा जाए कि मेथड इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर आपका इन दो क्लासेस का क्या डिफरेंस है, तो वो देख लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में कहा जाता है कैन कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो मेथड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, यानी विदाउट इम्प्लीमेंटेशन वाले मेथड होते हैं। एज वेल एज इम्प्लीमेंटेड मेथड, यानी यहाँ पर जो मेथड होगा, इस क्लास के अंदर जो मेथड होगा मतलब जो फंक्शन होगा वो दो तरह का हो सकता है। बिना इम्प्लीमेंटेशन वाला भी हो सकता है और इम्प्लीमेंटेशन वाला भी मेथड हो सकता है। जबकि कंक्रीट क्लास के बारे में कहा जाता है कंटेन्स ओनली फुल्ली इम्प्लीमेंटेड मेथड, जबकि कंक्रीट क्लास में फुल्ली इम्प्लीमेंटेड मेथड होगा। क्वेश्चन नंबर सी, डिफाइन मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्या होता है? अ मेंबर फंक्शन इज अ फंक्शन डिफाइंड विद इन अ क्लास। मेंबर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे हम लोग क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, एंड इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डेटा मेंबर ऑफ दैट क्लास। और इसका इस्तेमाल किया जाता है कि क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर होता है ना, उस डेटा मेंबर के ऊपर अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए मेंबर फंक्शन का इस्तेमाल होता है। इट प्रोवाइड्स बिहेवियर टू द क्लास। ये क्लास का बिहेवियर को प्रोवाइड करता है या क्लास के बिहेवियर को बतलाता है, यानी मेंबर फंक्शन जो होता है वो क्लास के बिहेवियर को बतलाता है। एंड कैन एक्सेस इट्स एट्रीब्यूट्स एंड अदर मेथड। और आप ये जो मेंबर फंक्शन होता है इसके जरिए जो एट्रीब्यूट होते हैं, यानी जो डेटा होता है क्लास के अंदर, और दूसरे जो आपके मेथड होते हैं यानी दूसरे जो फंक्शन होते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, मेंबर फंक्शन के जरिए क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट होता है और क्लास के अंदर जो दूसरे मेथड होते हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, इंश्योरिंग इनकैप्सुलेशन एंड मॉड्युलरिटी। और इससे ऐसा करके ये चीज इंश्योर हो पाता है कि क्लास के अंदर इनकैप्सुलेशन का फीचर होता है और मॉड्युलरिटी का फीचर होता है। मेंबर फंक्शन को हम लोग प्रोग्राम कोड के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा क्लास बनाया है जिसका नाम क्या है? कैलकुलेटर है। क्लास का नाम क्या है? कैलकुलेटर है। क्लास यहाँ से ओपन हो रहा है। इसके बाद इसके पब्लिक सेक्शन में हमारा मेंबर फंक्शन, ठीक है, क्या है? ऐड नाम का ये मेंबर फंक्शन है। यहाँ पर ये दो आर्गुमेंट पास कराने के बारे में बात हो रहा है, दो इंटीजर टाइप का, और ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ये फंक्शन ए और बी को ऐड करके रिटर्न करेगा। इसके बाद इसी प्रोग्राम में सबट्रैक्ट नाम का हमारा एक मेंबर फंक्शन है। ये भी दो आर्गुमेंट लेगा, एक ए और एक बी, और ये इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? तो ये जो ए है और ये जो बी है इसको सबट्रैक्ट करके वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ पर क्लास आपका क्या हो गया? क्लोज हो गया, यानी आपका क्लास का डेफिनेशन यहाँ पर खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हमने लिखा कैलकुलेटर, जो कि आपके क्लास का नाम था, और यहाँ लिखा हुआ कैल्क, तो ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्लास के नाम के बाद जो कुछ लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पर मैंने कमेंट में लिख भी दिया है कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, है ना, क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। सी आउट एडिशन, तो डबल कोट में एडिशन है तो आउटपुट में एडिशन ही प्रिंट करेगा, इस तरीके से एडिशन। कैल्क डॉट एड 5,3, याद रखिएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट ये दोनों के दोनों पब्लिक फंक्शन थे। ठीक है, ये दोनों को दोनों थे पब्लिक फंक्शन। और याद रखना है कि पब्लिक फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगाकर कॉल करते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके पब्लिक फंक्शन को क्या किया? कॉल किया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है उस फंक्शन का नाम क्या है? ऐड है। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये ऐड नाम का फंक्शन कॉल होगा हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाएगा वो जानिए। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा इस फंक्शन के डेफिनेशन के पास। कहाँ? इस जगह पर। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आर्गुमेंट के रूप में 5 और 3 था।
ठीक है। तो वो जो 5 है वो ए को कॉपी हो जाएगा, और जो आपका 3 है वो बी को कॉपी हो जाएगा। ठीक। उसके बाद ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 3, यानी कितना हो गया 8। ये वैल्यू 8 जो है ना, ये रिटर्न होगा कहाँ, जहां फंक्शन कॉल हुआ था, यानी इस जगह पर। तो इस जगह पर रिटर्न क्या हो गया 8। तो प्रिंट करेगा यहाँ पर, सी आउट ने एडिशन तो प्रिंट कर दिया, अब प्रिंट करेगा 8, यानी एडिशन कोलोन 8, ये आउटपुट होगा। फिर आप आते हैं सी आउट सबट्रैक्शन, तो प्रिंट करेगा सबट्रैक्शन डबल कोट के अंदर। फिर यहाँ लिखा हुआ कैल्क सबट्रैक्ट। इस बार हमारा जो है सबट्रैक्ट नाम का फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा हम लोग जाएंगे इस फंक्शन के डेफिनेशन के पास। तो जैसे ही आप फंक्शन के डेफिनेशन के पास जाते हैं, कहाँ जाएंगे, सीधे जाएंगे इस जगह पर। ये 5 पहला आर्गुमेंट ए को मिलेगा, ये जो 3 है किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। कैसे मिलता है, ये फंक्शन चैप्टर्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो जानते होंगे। तो ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 3, 5 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट हुआ क्या हुआ 2। तो ये 2 जो है ये रिटर्न करा दिया जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर 2 होगा। तो सी आउट क्या करेगा, पहले सब्ट्रैक्शन प्रिंट करेगा, फिर क्या प्रिंट करेगा 2। तो सब्ट्रैक्शन 2 ये करेगा एंड रिटर्न 0, आपका प्रोग्राम एंड हो गया। तो यहाँ पर जो ऐड था, यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट था, ये क्या था, ये आपका मेंबर फंक्शन था। अगर आप प्रोग्राम नहीं लिख पाते हैं तो एटलीस्ट कम से कम एग्जाम में ये कम से कम थ्योरी लिख देना। लेकिन चूंकि ये 2 मार्क्स का है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपको आंसर लंबा लिखना है। तो मैंने आंसर लंबा लिखने के लिए ही मैंने कोडिंग कर दिया, ताकि कोडिंग से आप आंसर को समझा सको। यहाँ लास्ट में मैंने बता भी दिया है, इन दिस एग्जाम्पल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आर मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर क्लास के दो मेंबर फंक्शन थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट। दे ऑपरेट ऑन द डेटा प्रोवाइडेड टू द क्लास। क्लास ने जो डेटा प्रोवाइड किया था ए और बी, मतलब 5 और 3, तो उस डेटा के ऊपर इन फंक्शंस ने क्या किया, काम किया थ्रू इट्स ऑब्जेक्ट कैल्क। आपको याद होगा हमने यहाँ पर क्या लिखा था, हमने यहाँ पर लिखा था कैल्क डॉट एड। ठीक है, आप लिखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोगों का कैल्क डॉट एड। तो ऑब्जेक्ट है ना, बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू तो फंक्शन कॉल होगा नहीं। तो ऑब्जेक्ट कैल्क डॉट ऐड, तो आपका जो है ऐड नाम का जो है मेंबर फंक्शन ने काम किया। फिर कैल्क डॉट सब्ट्रैक्ट, फिर आपका सब्ट्रैक्ट नाम का जो फंक्शन था वो आपका यहाँ पर काम किया, और ऑब्जेक्ट ने से दो वैल्यू दिलवाया 5 और 3। अगला क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। ये आपका फंक्शन टॉपिक से इस पे आपका बेस्ड जो लेक्चर है वो ऑलरेडी इस चैनल पे डाला हुआ है ना। फाइनल ईयर का कुछ लेक्चर्स यहाँ पर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस इन सी प्लस प्लस, मैंने सारा चीज को थ्योरेटिकली बताया है। तो यहाँ पर पैरामीटर पासिंग के आधार पर बात करते हैं। पैरामीटर मतलब आर्गुमेंट, आर्गुमेंट पास करने के आधार पर पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। तो पास बाय वैल्यू में क्या होता है, पास बाय वैल्यू में कहा गया है कि अ कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट इज पास टू द फंक्शन। हम लोग आर्गुमेंट का कॉपी को क्या करते हैं, पास कराते हैं। मीनिंग चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल आर्गुमेंट। यानी जो पैरामीटर है, फंक्शन के डेफिनेशन में जो आर्गुमेंट होता है उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो जो पैरामीटर में अगर किसी प्रकार का चेंज होता है तो इसका इफेक्ट हम लोगों को ओरिजिनल आर्गुमेंट में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है पास बाय रेफरेंस। इसमें क्या होता है, द मेमोरी एड्रेस ऑफ आर्गुमेंट इज पास्ड। यहां पर आर्गुमेंट का मेमोरी एड्रेस को पास कराते हैं टू द फंक्शन। फंक्शन में हम लोग जो आर्गुमेंट होता है उसका एड्रेस को पास कराते हैं। अलाउिंग चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन टू अफेक्ट द ओरिजिनल आर्गुमेंट। इससे क्या होता है कि अगर पैरामीटर में किसी प्रकार का चेंज होता है तो उसका असर, उसका इफेक्ट हम लोग को ओरिजिनल आर्गुमेंट में भी देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं मेमोरी यूजेस के आधार पर दोनों में क्या डिफरेंस है। पास बाय वैल्यू में क्या होता है, यहां कहा गया है कि रिक्वायर्स मोर मेमोरी बिकॉज अ कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट इज क्रिएटेड। यहाँ पर ज्यादा मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि यहाँ पर आर्गुमेंट का कॉपी बनता है। वहीं पास बाय रेफरेंस में क्या होता है कि मोर इफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के टर्म्स में ये ज्यादा इफिशिएंट होता है बिकॉज इट पासेस द रेफरेंस ऑफ द आर्गुमेंट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ कॉपी। यहाँ पर हम लोग जो एक्चुअल आर्गुमेंट होता है उसका हम लोग एड्रेस पास कराते हैं। यहाँ कोई कॉपी वगैरह हम लोग जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट का कोई कॉपी नहीं बनता है, इसलिए जो है मेमोरी के टर्म में ये ज़्यादा हमारा इफिशियंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास
in C++ that is automatically called when an object of that class is created. कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास के अंदर सी प्लस प्लस में, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है। फंक्शन है तो कॉल होगा ही होगा। तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इट्स मेन पर्पस इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स डेटा मेंबर विथ डिफॉल्ट और यूजर प्रोवाइडेड वैल्यू। इसका मेन पर्पस होता है कि ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर है उसको इनिशियलाइज करना, या तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू दिया जाएगा या तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगा, या उसको यूजर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ वैल्यू मिलेगा। कंस्ट्रक्टर्स हैव द सेम नेम एज द क्लास। कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। एंड डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। इसके सपोर्ट में हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर देखते हैं कंस्ट्रक्टर का। हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास माई क्लास। क्लास का नाम हमने माई क्लास रखा है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि इसके पब्लिक सेक्शन में हमारा एक वेरिएबल है जिसका नाम वैल्यू है। कमेंट करके मैंने यहाँ पर बता दिया है कि हम लोग यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं जो इस प्रकार से है, माई क्लास इंट वी। गौर करेंगे कि जो क्लास का नाम है वही मेरा यहाँ पर फंक्शन का नाम है। फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, क्योंकि बताया गया था कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है। और हम लोग यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करा रहे हैं इंट वी। ये जो v है, इस v से वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है, यानी इस क्लास के अंदर जो आपका डेटा मेंबर है उस डेटा मेंबर को हम इस v के साथ क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विथ अ वैल्यू। इसके बाद आपका जो है ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन यहाँ खुला, यहाँ बंद हुआ, और यहाँ पर आपका क्लास बंद हुआ। अब हम लोग आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में देखिए हमने लिखा माई क्लास ओबीजे 10। माई क्लास मेरे क्लास का नाम है, ओबीजे मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, और हम लोग इसको एक इनिशियल वैल्यू 10 पास करा रहे हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। आपको अच्छी तरीके से मालूम है, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा भी था। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और आपका प्रोग्राम का कंट्रोल जंप करके यहाँ चला जाएगा। ये जो वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 10 किसको मिल जाएगा, वी को। ठीक, वी को क्या मिल गया, 10। तो वैल्यू इक्वल टू क्या, 10। तो इस प्रकार से आपका जो क्लास का जो डेटा मेंबर वैल्यू था, इसको क्या मिल गया, इसको 10 मिल गया। काम खत्म होने के बाद वापस आप आ जाओगे मेन में। सी आउट वैल्यू, डबल कोट के अंदर है तो प्रिंट करेगा क्या, वैल्यू। ओबीजे डॉट वैल्यू, ठीक है। तो ओबीजे डॉट वैल्यू, चूंकि आपका जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपका एक पब्लिक डेटा मेंबर है, और पब्लिक डेटा मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके। तो जैसे ही मैं लिखूंगा ओबीजे डॉट वैल्यू, वैसे क्या होगा कि वैल्यू का जो वैल्यू में जो वैल्यू स्टोर है दैट इज 10, वो प्रिंट करेगा। तो ये प्रिंट करेगा इस तरीके से वैल्यू कोलोन, और ये प्रिंट करेगा आपका क्या, 10। तो ये आपका प्रोग्राम था कंस्ट्रक्टर का। अब बात करते हैं डिफाइन डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या होता है। अ डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ अ क्लास इन सी प्लस प्लस दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड when an object is destroyed or goes out of scope। डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास में, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, या उस वो अपने स्कोप से बाहर चला जाता है, ठीक है, या उसका स्कोप खत्म होने लगता है। इट्स पर्पस इज टू रिलीज रिसोर्सेस। इसका पर्पस होता है रिसोर्सेस को रिलीज करना। रिसोर्सेस का मतलब जैसे कि मेमोरी हो गया या फाइल हैंडल्स वगैरह हो गया, ठीक है, दैट वेर एलोकेटेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका पर्पस ये होता है कि ऑब्जेक्ट का जो लाइफ टाइम होता है, ठीक है, तो वो कुछ मेमोरी या कुछ और भी चीजें जो है, रिसोर्सेस जो है वो कैप्चर करके रखता है, तो उसको रिलीज करने का काम करता है हमारा डिस्ट्रक्टर फंक्शन। और डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास बट इज प्रेसिडेड बाय अ टिल्ड। डिस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम भी वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है, बस उसके नाम के आगे ये टिल्ड साइन लगा होता है। एंड इट डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट और रिटर्न एनी वैल्यू। डिस्ट्रक्टर फंक्शन ना तो कोई आर्गुमेंट लेता है, ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करता है। इसके सपोर्ट में भी हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है छोटा सा, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर से अगेन हम लोग यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं, इसका नाम है माई क्लास। अगेन इसके पब्लिक सेक्शन में हम लोग जो है एक डेटा मेंबर बना रहे हैं इंटीजर टाइप का वैल्यू। हम लोग कंस्ट्रक्टर यहाँ पर एक बनाए हैं, ठीक है, माई क्लास इंट भी वैल्यू इक्वल टू भी सेम कोड है। और हम इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर एक मैसेज भी प्रिंट करवा रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर वैल्यू इनिशियलाइज टू वैल्यू, ऐसा करके।
इसके बाद हम लोग आते हैं डिस्ट्रक्टर फंक्शन। देखिए डिस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है, बस इसके आगे टिल्ड साइन लगा होता है। ना तो इसका कोई रिटर्न टाइप होता है फंक्शन का, ना ही हम कोई आर्गुमेंट पास कराते हैं। हम इस डिस्ट्रक्टर फंक्शन के जरिए क्या करवा रहे हैं, हम एक मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि जब ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा तो ये कॉल होने पर ये प्रिंट करे कि डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट विथ वैल्यू वैल्यू इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका डिस्ट्रक्टर का डेफिनेशन खत्म हुआ, फिर क्लास का डेफिनेशन खत्म हुआ। इंट मेन मेन फंक्शन, यहाँ क्या होगा कि सबसे पहले माई क्लास, ये मेरे क्लास का नाम है, ओबीजे मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है, 10 हम एक इनिशियल वैल्यू पास करा रहे हैं। तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और पिछले प्रोग्राम की तरह ही ये जो 10 है ना, ये जो 10 है ये कॉपी हो जाएगा किसको, वी को, और वी के जरिए ये 10 वैल्यू किसको मिल जाएगा, वैल्यू को। ठीक, उसके बाद ये एक्स्ट्रा लाइन प्रिंट करेगा स्क्रीन पर, कंस्ट्रक्टर वैल्यू इनिशियलाइज टू, वैल्यू को 10 मिल चुका है, तो स्क्रीन पर प्रिंट करेगा कंस्ट्रक्टर वैल्यू इनिशियलाइज टू 10। फिर काम खत्म। काम खत्म होने के बाद अब आ जाओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी आउट वैल्यू ओबीजे डॉट वैल्यू, तो प्रिंट करेगा वैल्यू, फिर ओबीजे डॉट वैल्यू प्रिंट करेगा 10। उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पर, प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए अब आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है, तो डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। जब ऑब्जेक्ट का अब कोई काम नहीं रह गया, अब तो प्रोग्राम एंड होने वाला है, तो इसको कहेंगे कि ऑब्जेक्ट अपने स्कोप से बाहर जा रहा है। ठीक है, अपने दायरे से बाहर जा रहा है, अब काम खत्म हो रहा है, तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। और जैसे ऑटोमेटिकली कॉल होगा तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये कॉल होगा और स्क्रीन पे प्रिंट करेगा डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट विथ वैल्यू, सेम चीज प्रिंट करेगा, वैल्यू चूंकि 10 था वो प्रिंट करेगा, इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, यानी एक सेंटेंस प्रिंट करेगा, डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट विथ वैल्यू 10 इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो ये था आपका डिस्ट्रक्टर का एक, डिस्ट्रक्टर को लेकर के एक कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिफाइन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमने टेबलर फॉर्म में इसके डिफरेंस को बताया है। एक तरफ लिखा है हमने प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, दूसरी तरफ हमने लिखा है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। एक्सपेक्ट्स क्या क्या है, पहले पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन के आधार पर क्या डिफरेंस है। तो डेफिनेशन के आधार पर देखिए, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया है कि बेसिक टाइप्स प्रोवाइडेड बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये वो डेटा स्ट्रक्चर हैं जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बेसिक टाइप देता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, बूलियन, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये जो भी आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये सब बेसिक टाइप्स हैं। इन्हीं बेसिक टाइप्स को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, और ये कौन देता है, आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे आपका C++ हो, चाहे जो भी लैंग्वेज हो, वो आपको ये देता है, सिस्टम आपको देता है, तो ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन प्रिमिटिव के बारे में कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर दैट आर बिल्ट यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इसकी मदद से जो कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि एरे, अब एरे तो आप किससे किससे बनेगा, एरे जो है इंटीजर की मदद से भी बनता है, फ्लोट की मदद से बनता है, कैर की मदद से भी बनता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही आपका जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो एरे है, लिस्ट है, स्टैक्स है, क्यूज है, ट्री है, ग्राफ है, सेट्स है, मैप्स है, क्लासेस है, बहुत कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल है किसका, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का। डेफिनेशन के आधार पर डिफरेंस बता दिया गया, एग्जाम्पल के आधार पर भी आपने डिफरेंस यहाँ पर देख लिया कि दोनों का एग्जाम्पल क्या क्या है। और भी कुछ एस्पेक्ट्स है जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। मेमोरी एलोकेशन, जो आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो एलोकेट करता है, वो मेमोरी यूज करता है, कौन सा, स्टैक को। ठीक है, स्टैक जो है ये मेमोरी का एक हिस्सा होता है, याद रखिएगा। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है टिपिकली एलोकेटेड ऑन द हीप, ये हीप मेमोरी का इस्तेमाल करता है। साइज के बारे में बात करें तो फिक्स्ड और प्री डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पहले से उसका साइज को फिक्स तय करके रख चुका होता है कि भाई इसका जो साइज जो होगा इतना ही होगा। जबकि आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया है कि इसका साइज जो है वो डायनेमिक होता है एंड कैन वेरी वेरी ड्यूरिंग रन टाइम। प्रोग्राम रन करने के दौरान इसका साइज जो है वो बदलता रहता है, या आप बदल सकते हैं। स्टोरेज, ये एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करेगा, जबकि जो आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है इट कैन स्टोर मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ डेटा। ऑपरेशन के बारे में बात करें तो आपका जो
प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें लिमिटेड ऑपरेशन होता है ना, लिमिटेड टू द बेसिक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, आप इसमें केवल अर्थमेटिकल और केवल लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया है कि सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस स्पेसिफिक टू द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के को ख्याल में रखते हुए बहुत सारे ऑपरेशंस जो है किए जा सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में अगर बात करें, हैव डिफॉल्ट वैल्यूज लाइक जीरो फॉर इंट एंड फॉल्स फॉर बुलियन। यहाँ पर जो है हर एक डेटा टाइप के लिए डिफॉल्ट वैल्यू आपका रहता है। जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में यूजुअली इनिशियलाइज टू नल और रिक्वायर एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन, यहाँ पर या तो वो नल से इनिशियलाइज होगा या हम लोग अलग से कोई वैल्यू दे करके उसको इनिशियलाइज करते हैं, उसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता है। इफिशियंसी, जनरली मोर इफिशियंट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड परफॉर्मेंस, मेमोरी और परफॉर्मेंस के टर्म में ये काफी इफिशियंट है। जबकि इट कैन बी लेस इफिशियंट ड्यू टू एडिशनल मेमोरी एंड ओवरहेड, तो एडिशनल मेमोरी के चलते और ओवरहेड के चलते ये ज्यादा इफिशियंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट एक्सेस के अगर बारे में बात करें तो इट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली थ्रू देयर वेरिएबल नेम, हम वेरिएबल नेम का इस्तेमाल करके उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इट में रिक्वायर स्पेशल मेथड और ऑपरेशन टू एक्सेस और मैनिपुलेट, जबकि यहाँ पर हम लोग को कुछ खास मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी जा करके, है ना, कुछ खास मेथड करेंगे या कुछ खास ऑपरेशन करेंगे तभी जा करके हम उसको एक्सेस या मैनिपुलेट कर सकते हैं। यूजेस क्या है, यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग सिंपल वैल्यू एंड परफॉर्मिंग बेसिक ऑपरेशन, ये सिंपल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और हम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जबकि यहाँ कहा गया है कि यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन मोर कॉम्प्लेक्स वे, यहाँ पर हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको मैनेज करते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में। यहाँ पर आपको बहुत सारा जो है डिफरेंस बताया गया है, लेकिन एटलीस्ट मैं यही कहूंगा कि 2 मार्क्स के लिए कम से कम 4 जो डिफरेंस है ना, यहाँ तो बहुत सारा डिफरेंस मैंने बताया, जो भी आपको सबसे आसान 4 लगेगा, अब अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग आसान लग सकता है, तो कोई भी 4 पॉइंट जो है वो आप केवल करना, सारा का सारा मत लिखना। अगला क्वेश्चन जो है वो फाइल हैंडलिंग से है। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ या व्हाट इज द यूज ऑफ टेल जी एंड टेल पी फंक्शन। अब फाइल हैंडलिंग जो बच्चे पढ़े उनको समझ में आएगा आंसर, अन्यथा जो नहीं पढ़े उनको तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज को समझने के लिए उससे रिलेटेड पढ़ाई तो करना पड़ता है। टेल जी के बारे में बात करते हैं। द फंक्शन इज डिफाइंड इन द आई स्ट्रीम क्लास। ठीक है, ये जो फंक्शन है टेल जी, ये आई स्ट्रीम क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है एंड यूज्ड विद इनपुट स्ट्रीम, और इसको हम लोग इनपुट स्ट्रीम के साथ इस्तेमाल करते हैं। इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ करेंट कैरेक्टर इन द इनपुट स्ट्रीम, ये क्या रिटर्न करता है, किसी इनपुट स्ट्रीम में किसी कैरेक्टर का जो करंट पोजीशन है वो रिटर्न करता है। रिटर्न टाइप के बारे में अगर बात करें तो कह रहा है इफ पॉइंटर पॉइंट टू अ वैलिड पोजीशन, अगर पॉइंटर एक वैलिड पोजीशन को पॉइंट करता है, देन दिस फंक्शन रिटर्न्स द करेंट पोजीशन ऑफ द गेट पॉइंटर। तो क्या करेगा, गेट पॉइंटर आपको जो है करंट पोजीशन जो है वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा -1। यानी अगर पोजीशन मिल गया तो जो पोजीशन है वो रिटर्न करेगा, और पोजीशन नहीं मिला तो -1 रिटर्न करेगा। बात करें टेल पी का, द फंक्शन इज डिफाइंड इन द ओ स्ट्रीम क्लास, ये जो टेल पी फंक्शन है ये ओ स्ट्रीम क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है एंड यूज्ड विथ आउटपुट स्ट्रीम, और इसको हम लोग आउटपुट स्ट्रीम के साथ इस्तेमाल करते हैं। इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द करेंट करेक्टर इन द आउटपुट स्ट्रीम, तो जो करेंट करेक्टर है उसका जो पोजीशन है उसको देता है आउटपुट स्ट्रीम में। तो अंतर यहाँ पर देखिए क्या कि यहाँ लिखा है करेंट करेक्टर इन इनपुट स्ट्रीम, यहाँ कह रहा है कि करेंट करेक्टर इन आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, पोजीशन ऑफ यहाँ ऐसे, वेयर द कैरेक्टर कैन बी प्लेस्ड। आगे देखिए रिटर्न टाइप के बारे में कहता है कि इफ द पॉइंटर पॉइंट टू ए वैलिड पोजीशन, अगर पॉइंटर जो है एक वैलिड पोजीशन को पॉइंट करता है, देन दिस फंक्शन रिटर्न्स द करेंट पोजीशन ऑफ द गेट पॉइंटर, तो ये गेट पॉइंटर का करेंट पोजीशन देता है। अदरवाइज अगर पोजीशन नहीं मिलता है तो ये -1 रिटर्न करता है। तो हो सकता है बहुत से बच्चे आंसर को सुन करके उलझ गए होंगे, ये उलझने वाला टॉपिक ही है। इस आंसर को समझने के लिए आपको पूरा फाइल हैंडलिंग को बहुत अच्छे से जो है पढ़ना पड़ता है। अगर आपने उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है ना। आपको सेक्शन ए में भी केवल 8 क्वेश्चन का आंसर देना था, लेकिन पूछा बहुत सारा क्वेश्चन गया था। उसी तरीके से जो आपका सेक्शन 2 है इसमें आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है, पूछा आपको 10 से ज्यादा जाएगा। तो जो आपको आसान लगेगा वो आप लिख देना, जो आपको भारी लग रहा है यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर तो उसको आप छोड़ सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका फाइल हैंडलिंग से है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है स्टेट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा फाइल, डेटा फाइल का 2 प्रकार बताइए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइल, फाइल 2 प्रकार का होता है, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। सबसे पहले टेक्स्ट फाइल को समझते हैं। अ टेक्स्ट फाइल इज द वन इन विच
डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ASCII कैरेक्टर्स। टेक्स्ट फाइल ऐसा एक फाइल होता है, ठीक है, जिसमें डेटा किस रूप में स्टोर होता है, ASCII कैरेक्टर के रूप में स्टोर होता है, एंड इज नॉर्मली यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर। और ये नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। टेक्स्ट फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड लाइंस। टेक्स्ट फाइल जो है वो लाइन में ऑर्गेनाइज होता है, ईच ऑफ विच एंड विथ अ न्यू लाइन करेक्टर। हर एक लाइन जो है एक न्यू लाइन करेक्टर के साथ एंड होता है। द सोर्स कोड फाइल आर देमसेल्फ अ टेक्स्ट फाइल। जो भी हम लोग C++ में प्रोग्राम कोड लिखते हैं ना और सेव करते हैं, वो सोर्स कोड कहलाता है। और वो सोर्स कोड किस प्रकार का फाइल है? ये एक प्रकार का टेक्स्ट फाइल है। अब बात करते हैं फाइल का दूसरा टाइप, जो कि है हमारा बाइनरी फाइल। ठीक है, a binary file is the one in which data is stored in the file in the same way as it is stored in the main memory for processing। बाइनरी फाइल क्या होता है कि इसमें डेटा जो स्टोर होता है ना, वो उसी तरीके से स्टोर होता है जिस प्रकार से आपका मेन मेमोरी में डेटा स्टोर होता है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, यहाँ ASCII के रूप में नहीं होता है। इट इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट इंस्टीड ऑफ ASCII कैरेक्टर। यहाँ जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, कैरेक्टर ASCII कैरेक्टर के रूप में स्टोर नहीं होता है। इट इज नॉर्मली यूज फॉर स्टोरिंग न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन लाइक इंट फ्लोट डबल। जनरली इसका इस्तेमाल हम लोग जो है न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं, जैसे कि इंट फ्लोट डबल। नॉर्मली अ बाइनरी फाइल कैन बी क्रिएटेड ओनली फ्रॉम विद इन अ प्रोग्राम एंड इट्स कंटेंट कैन बी रीड ओनली बाय अ प्रोग्राम। तो नॉर्मली जो बाइनरी फाइल होता है उसको जो है हम लोग प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करते हैं, और उसको केवल पढ़ा जा सकता है तो केवल हमारे प्रोग्राम के द्वारा पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जे नंबर। देखते जाइए, आपको केवल 10 क्वेश्चन का आंसर देना है, और अभी क्वेश्चन नंबर जे चल रहा है, यानी ABCDEFGHIJ। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन 10 का आंसर देना है। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है डिफाइन स्टैक। स्टैक को डिफाइन कीजिए। आपको बताया गया है कि स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इज द फर्स्ट टू बी पॉप्ड आउट। आखिरी में जो आप एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, जब डेटा निकालने के बारे में बात आएगी, जब एलिमेंट निकालने के बारे में बात आएगी, तो लास्ट टाइम जो भी डेटा इंसर्ट हुआ था सबसे पहले वही निकलेगा। इट मीन्स बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस हैपेंस एट वन एंड ओनली। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी काम होगा ना इंसर्शन या डिलीशन का, जो भी ऑपरेशन होगा इंसर्शन या डिलीशन का, वो केवल एक ही एंड से होगा। इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट इज कॉल्ड पुश। एलिमेंट को इंसर्ट करना पुश ऑपरेशन कहलाता है, जबकि डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज कॉल्ड पॉप। और स्टैक में से कोई एलिमेंट डिलीट किया जा रहा है तो इस ऑपरेशन को हम पॉप कहते हैं। यहाँ एक डायग्राम बताया गया है कि देखिए, आप जो है पहले इसको पुश किए होंगे, फिर 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 इसको पुश किए होंगे। जैसे मान लीजिए ए है, फिर बी को डालें, फिर सी को डालें, फिर डी को डालें, फिर ई को डालें। ठीक है, तो सबसे पहले जब निकलने की बारी आएगी तो सबसे पहले ई निकलेगा, उसके बाद डी निकलेगा, फिर सी, फिर बी, फिर ए। ठीक है, तो एक ही इंड से इंसर्शन होता है और उसी इंड से डिलीशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के नंबर, 11वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन है। आपको केवल 10 तक का ही आंसर देना है, मतलब केवल 10 का ही देना है। व्हाट इज लीनियर सर्च? लीनियर सर्च द सिंपलेस्ट सर्च एल्गोरिदम। सर्च एल्गोरिदम में जो सबसे सिंपलेस्ट सर्च एल्गोरिदम होता है वो होता है आपका लीनियर सर्च। इज मेनली यूज टू फाइंड द एलिमेंट फ्रॉम एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी कुछ नंबर्स का लिस्ट है या कुछ एलिमेंट का लिस्ट है। अनऑर्डर्ड है मतलब अरेंज नहीं है ना, बढ़ते क्रम या घटते क्रम किसी भी ऑर्डर में वो सजा हुआ नहीं है, बस ऐसे ही डेटा स्टोर करके रखा गया है ढेर सारा। तो वहां पर हम लोग किसी एलिमेंट को ढूंढने के लिए इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन बाय अनदर नेम कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम। इसको हम लोग सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम के नाम से भी जानते हैं। In linear search, the list is simply traversed and each element in the list is matched with the element whose location need to be found। यहाँ पर क्या होता है लीनियर सर्च में कि हम लोग के पास जो हमारा डेटा मिला, हमारा जो डेटा मिला या पूरा डेटा मिला, ठीक, इस डेटा में हर एक डेटा के पास जाते हैं। मान लीजिए हमको 31 ढूंढना है, तो पहले 31 हम लोग पहले वाले एलिमेंट के पास गए मैच कराने कि 31 है कि नहीं, फिर दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, फिर पांचवे के पास, फिर छठे के पास। तो पता चला कि छठे पोजीशन पे जो डेटा है वो हमको मिल गया। ठीक है, तो ये एक एक करके जो हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, मैचिंग करा रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रैवर्सिंग। तो ये ट्रैवर्सिंग हम तब तक करते हैं जब तक कि हम लोग को वो डेटा मिल ना जाए।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि 100 ढूंढना है, तो 100 पूरा आप कंपेयर कराते चले जाओ, आपको 100 नहीं मिलेगा, तो कहेंगे डेटा नॉट फाउंड। ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने 31 ढूंढा तो 31 तो हमको मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या चाह रहे हैं कि 8 ढूंढना, 8 है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ जो वैल्यू है वो 10 है, 15 है, 2 है, 51 है, 2 है, 18 है, यहाँ कहीं भी 8 नहीं है। तो सच ये अनसक्सेसफुल रहा। जहां तक बात है नीचे जो आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं 0 1 2 3 है, ये तो एरे का इंडेक्स है। ठीक है, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स। डेटा मेरा ये है 10 51 2 18, ये हमारा डेटा है। ठीक है, और नीचे जो है वो आपका इंडेक्स है। तो ये था आपका लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में इस तरीके से जो है हम लोग एलिमेंट को ट्रैवर्स करते हैं, यानी एक एक एलिमेंट के साथ कंपेयर कराते हुए ढूंढते हैं। तो बच्चों ये था आपका ईयर 2023 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन क्लास 12 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का पार्ट 1। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो आपका पार्ट 2 होगा, उस पार्ट 2 में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को भी जो है सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसको जरूर कमेंट करना। और मैं इसका पीडीएफ जो है डालने की कोशिश कर दूंगा, आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देख लेना। ठीक है, वहां पर जो है पीडीएफ का जो लिंक है वहां पर डाल दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।